Hello everyone. Today I am going to record AS22 Accounting for Income Tax for CA Intermediate Group 2 students because this is not applicable for CMA Intermediate students. So it is exclusively being recorded for CA Intermediate Group 2 students. सबसे पहले हम AS22 की बात करें तो हम इसमें देखते हैं एप्लीकेबिलिटी, यानी कि ये AS जो है ये सभी एंटिटी के लिए, दिस इज मैंडेटरी इन नेचर, यानी AS मैंडेटरी है। जोन से भी एंटिटी है, चाहे वो बड़ी कंपनियां हो, छोटी कंपनी हो, कोई सा भी कंपनी हो, सबके ऊपर ये AS एप्लीकेबल है 22। सेकेंड पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव जो है इस AS का वो ये है कि टैक्सेशन की जो अकाउंटिंग होगी, जो इनकम टैक्स की अकाउंटिंग होगी, वह बिल्कुल एक्रूअल बेसिस पे ही अकाउंटिंग होगी। उसके बाद ये पैरा हमारे लिए काफी रेलेवेंट है कि हमें क्या क्या पढ़ना है इस AS में। तो इस AS को पढ़ने के बाद हम लोग जान सकते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट्स के बारे में, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज के बारे में, टैक्स एक्सपेंसेस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टैक्स हॉलीडे पीरियड क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे, किस प्रकार से DTA और DTL को आप सेट ऑफ कर सकते हो उसकी बात करेंगे हम, प्रूडेंस लिमिट क्या होता है, जब हम DTA या DTL कैलकुलेट करेंगे उस समय कुछ प्रूडेंस लिमिट्स भी हमको ध्यान रखना है। फिर हम DTA और DTL को बैलेंस शीट में किस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे उसकी भी बात करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में किस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे इसकी भी बात करेंगे। आगे चलते हैं हम। अगला पॉइंट है अपना कि इस AS को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिसका अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, तभी मैं इस AS को समझ पाऊंगा। यानी कि हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए कि अकाउंटिंग इनकम का मतलब क्या होता है। देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि AS22 का जो मकसद है क्यों है, इसके पीछे ना एक स्टोरी है, मतलब एक फैक्चुअल स्टोरी है कि इंडिया में हम जो अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग जो की जाती है वो कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से की जाती है। फिर उसके बाद इसी से हम डिविडेंड पे करते हैं, तो कंपनी अकाउंट्स की अकाउंटिंग को हम डिविडेंड देने के लिए यूज करते हैं। जबकि जब इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की जाती है उसके लिए इनकम टैक्स अकाउंटिंग बनाई जाती है, और इनकम टैक्स अकाउंटिंग आपका इनकम टैक्स 1961 के हिसाब से बनाई जाती है। यानी एक असेसी को इंडिया में या एक एंटिटी को इंडिया में दो सेट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने होते हैं। द फर्स्ट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज मेंटेन्ड एज पर द कंपनीज एक्ट and the second sets of books of accounts is being maintained as per the income tax act. ओके तो दोनों के एक्ट अलग अलग है, दोनों का जो अकाउंटिंग का तरीका है बिल्कुल अलग है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कभी भी कंपनी अकाउंट्स के जो प्रॉफिट होंगे दैट विल नॉट मैच इक्वल टू प्रॉफिट एज पर द इनकम टैक्स अकाउंटिंग, क्योंकि दोनों के रूल्स और रेगुलेशन अलग अलग है। इसीलिए दोनों के बीच डिफरेंसेस अराइजेस होते हैं, और उस डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने के लिए ही AS22 का जनरेशन हुआ, और हम AS22 की बात करते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक आइटम्स हैं जो आपको समझने हैं यहाँ पे। द फर्स्ट वन इज अकाउंटिंग इनकम। तो आप समझ गए कि अकाउंटिंग इनकम का मतलब होता है PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। PBT यानी कि ये आप कंपनी अकाउंट्स के हिसाब से काम करोगे तो आपके पास PBT आ जाता है। दूसरा जो होता है, दूसरा है अपना टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम का मतलब, टैक्सेबल इनकम का मतलब कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स लॉज। तो जो बच्चे CA इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, ग्रुप 1 में आपने इनकम टैक्स के हिसाब से कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, इनकम टैक्स में प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन पढ़ा होगा, जहां सेक्शन 28 से लेकर के सेक्शन 44 तक आपको पढ़ने होते हैं कि किस प्रकार से PGBP के तहत टैक्सेबल इनकम को कंप्यूट की जाती है। तो टैक्सेबल इनकम का मतलब इनकम कंप्यूटेड एज पर द इनकम टैक्स लॉ। अकाउंटिंग इनकम का मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इनकम कंप्यूटेड एज पर द कंपनीज एक्ट लॉ। नेक्स्ट पॉइंट इज टैक्स एक्सपेंसेस।
टैक्स एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? टैक्स एक्सपेंसेस का मतलब होता है करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स। क्या मतलब होता है सर करंट टैक्स? क्या मतलब होता है डेफर्ड टैक्स? करंट टैक्स को जानिए तो करंट टैक्स का मतलब होता है जो भी टैक्स कंप्यूट करते हो आप एज पर द इनकम टैक्स लॉ। डेफर्ड टैक्स का मतलब क्या होता है? डेफर्ड टैक्स का मतलब होता है, अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया में दो सेट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनते हैं, इनकम टैक्स के हिसाब से और कंपनीज एक्ट के हिसाब से। तो कुछ आइटम ऐसे होते हैं, कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं, चाहे वो इनकम हो या एक्सपेंसेस हो, जो कंपनी एक्ट में तो रिकॉग्नाइज होते हैं बट इनकम टैक्स में रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक आइटम का जो यूज है, एक आइटम का जो आप रिकॉर्डिंग करते हो कंपनी एक्ट में वो अलग तरीके से हो रहा है, उसी सेम आइटम का इनकम टैक्स में जो रिकॉर्डिंग हो रहा है वो अलग तरीके से हो रहा है। तो इससे क्या अराइज होते हैं? डिफरेंसेस अराइज होते हैं। तो उस डिफरेंसेस के ऊपर जो टैक्स बनता है उसे हम बोलते हैं डेफर्ड टैक्स। इसको एग्जांपल से समझते हैं हम। मान के चलो यदि हम कंपनी अकाउंट बना रहे हैं तो कंपनी अकाउंट्स बनाते समय हमने क्या किया? डोनेशन दे दिया। डोनेशन जैसे ही हमने दिया कंपनी अकाउंट देते समय, तो डोनेशन तो कंपनी अकाउंट में रिकॉर्ड हो गया, बट इनकम टैक्स में आप डोनेशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं कर सकते। यदि आपने डेबिट कर रखा है तो हम उसे ऐड बैक कर देंगे। मतलब ये कि डोनेशन इज नॉट अलाउड एज एक्सपेंसेस इन इनकम टैक्स। ऑन द अदर हैंड डोनेशन इज अलाउड एज एक्सपेंसेस इन कंपनीज एक्ट। तो डोनेशन का दो ट्रीटमेंट है, इनकम टैक्स में कुछ और ट्रीटमेंट है, खर्चा मानते ही नहीं, कंपनी अकाउंट में खर्चा मानते हैं। तो डोनेशन एक तरीके से टाइमिंग डिफरेंसेस हो गया। अब इस टाइमिंग डिफरेंसेस के ऊपर जो टैक्स का इंपैक्ट होगा उसी को हम बोलते हैं डेफर्ड टैक्स, जो एसेट्स भी हो सकता है और लायबिलिटीज भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइमिंग डिफरेंसेस। टाइमिंग डिफरेंसेस अभी बताया मैंने, यदि कोई सा आइटम जो इनकम टैक्स में अलाउ पहले ही हो जाता है और कंपनी एक्ट में अलाउ नहीं होता है। मान के चलो एक आपने बिल्डिंग खरीद ली, 35 एडी, सेक्शन 35 एडी आपने पढ़ा होगा इनकम टैक्स एक्ट में। सेक्शन 35 मैं बता दूं आपको एडी है इनकम टैक्स एक्ट में। वहां पे क्या है? वहां पे स्पेसिफाइड बिजनेस है, वहां पे स्पेसिफाइड बिजनेस है। स्पेसिफाइड बिजनेस में क्या होता है कि आप कोई सा भी एसेट्स, भले वो कैपिटल एसेट्स क्यों ना हो, जैसे आपने कोई बिल्डिंग ही खरीद ली, सेक्शन 35 के तहत यदि आपने कोई बिल्डिंग खरीद रखी है तो इनकम टैक्स में उसके ऊपर 100% डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाता है। आज बच्चे आप जरूर ध्यान रखना कि आपको थोड़ी सी बात इनकम टैक्स की याद रखनी पड़ेगी। जब तक आप इनकम टैक्स की बातों को अच्छे से याद नहीं रखोगे, कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपको कहीं ना कहीं डिसेपरेट करेगा। तो आप याद करो कि सेक्शन 35 एडी में लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को छोड़ के कोई सा भी कैपिटल एसेट्स खरीदते हो, 100% डेप्रिसिएशन जिस साल खरीदते हो उसी साल अलाउ हो जाता है। बट इनकम टैक्स में यदि हम देखें तो 100% डेप अलाउ हो जाता है, बट कंपनीज एक्ट में उसका कोई मतलब नहीं है। कंपनी एक्ट में यदि बिल्डिंग का जितना लाइफ है तो धीरे धीरे ही डेप अलाउ होगा। तो एक बिल्डिंग का कंपनी एक्ट में धीरे धीरे डेप्रिसिएशन लग रहा है, सेम बिल्डिंग का इनकम टैक्स में 100% डेप लग गया। अब बताओ इसके चलते क्या होगा? इसके चलते दोनों के प्रॉफिट के बीच डिफरेंसेस होंगे, उसी डिफरेंस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम? टाइमिंग डिफरेंसेस। नेक्स्ट वन इज परमानेंट डिफरेंसेस। परमानेंट डिफरेंसेस भी डिफरेंसेस ही है, बट ये ऐसे डिफरेंसेस हैं जो एक जगह तो अलाउ होते हैं बट दूसरे जगह कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं होते। मान के चलो आपने कंपनी एक्ट की बात की, कंपनी एक्ट में आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लिखा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कंपनी एक्ट में तुरंत के तुरंत राइट ऑफ हो जाते हैं, तुरंत के तुरंत राइट ऑफ हो जाते हैं। बट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को आप यदि दिखाते हो इनकम टैक्स में तो वहां पे आप उसको 5 सालों में राइट ऑफ करते हो। तो फिर एक आइटम का कंपनी एक्ट में और इनकम टैक्स एक्ट में
जो एडजस्टमेंट्स हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं टाइमिंग डिफरेंसेस है। बट परमानेंट डिफरेंसेस की बात करें तो एक और एग्जांपल लेते हैं। परमानेंट डिफरेंस का मतलब क्या हुआ? वह डिफरेंस जो कभी भी रिवर्सल नहीं होगा फ्यूचर में। मतलब कि आप छोटा सा एग्जांपल लो, आपने डोनेशन पे किया। क्या पे किया आपने? डोनेशन। तो कंपनी एक्ट में डोनेशन को आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया, बट उसी डोनेशन को इनकम टैक्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप कभी नहीं लिखोगे, जिंदगी में नहीं लिखोगे। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि लिखते हैं सर डोनेशन, तो वह डोनेशन इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। डोनेशन कभी पीएनएल का हिस्सा नहीं होगा। तो डोनेशन जैसे आइटम जो इनकम टैक्स में कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं की जाती है, उन आइटम्स को बोलते हैं हम परमानेंट डिफरेंसेस। यानी कि इट मींस डिफरेंसेस बिटवीन टैक्सेबल इनकम एंड अकाउंटिंग इनकम विच आर नॉट कैपेबल ऑफ रिवर्सल इन फ्यूचर। फ्यूचर में कभी भी उसको इनकम टैक्स में रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। फिर से बता दूं मैं आपको, टाइमिंग डिफरेंसेस में क्या है कि टाइमिंग डिफरेंसेस में इनकम टैक्स बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज कर लेता है, कंपनी एक्ट धीरे धीरे रिकॉग्नाइज करता है। जैसे कि बिल्डिंग के ऊपर इनकम टैक्स में 100% डेप्रिसिएशन, तो तुरंत रिकॉग्नाइज कर लिया सारा खर्चा। उसी बिल्डिंग के ऊपर कंपनी एक्ट में धीरे धीरे डेप्रिसिएशन, तो धीरे धीरे रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो रिकॉग्निशन तो हो ही रही है, जो दोनों तरफ रिकॉग्नाइज हो रहे हैं। हाँ, एक जगह पे क्या हो रहा है कि बहुत स्पीडली रिकॉग्नाइज हो रहा है, एक तरफ धीरे धीरे मैचिंग कॉन्सेप्ट से रिकॉग्नाइज हो रहा है। तो ऐसा कोई इनकम, ऐसा कोई एक्सपेंसेस जिसका रिकॉग्निशन दोनों तरफ, यानी कि इनकम टैक्स में भी कंपनी एक्ट में भी दोनों तरफ हो रहा है, वहां जो डिफरेंसेस अराइज होंगे उसको बोलेंगे हम टाइमिंग डिफरेंसेस। इसी टाइमिंग डिफरेंसेस के ऊपर डेफर्ड टैक्स एसेट्स बनेगा और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज बनेगी। फिर दूसरी तरफ परमानेंट डिफरेंसेस क्या हुआ? ऐसा इनकम या ऐसा एक्सपेंसेस जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो कंपनी अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, बट इनकम टैक्स में कभी भी रिकॉर्ड नहीं होगा, कभी भी रिकॉर्ड नहीं होगा। यानी ये एक ही जगह रिकॉर्ड हो रहा है, दूसरी जगह रिकॉर्ड हो ही नहीं रहा है। तो डिफरेंसेस तो आ रहे हैं, बट इस पर डीटीए या डीटीएल नहीं बनेंगे। यानी कि परमानेंट डिफरेंसेस आर नेवर सब्जेक्ट टू डीटीए और डीटीएल। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक छोटा सा मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली आप काफी कुछ सीखोगे इस एग्जाम्पल से। अभी तक यदि आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें, ताकि फिर मैं मोटिवेट रहूं आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए जो चीजों को अच्छे से समझना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं। तो फिर मैं उनके लिए फटाफट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के छोटे छोटे वीडियोस तैयार करूंगा जो आपको रिवाइज करने में काफी हेल्पफुल रहेगा। The example is prepare profit and loss account from the following information। ये इंफॉर्मेशन आपको 2013-14 के दे रखे हैं, 2014-15 के दे रखे हैं। आपके पास सेल्स दे रखा है, सेल्स 20 लाख 25 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि एक्सपेंस है 16 लाख और 18 लाख। बोनस टू एम्प्लॉय, ध्यान देना बच्चे, बोनस टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को जो आप बोनस देते हो यहाँ पे 1 लाख है और यहाँ पे 1,20,000 है। उसके बाद दिया हुआ है टैक्स रेट। टैक्स रेट कितना परसेंट है हमारा? 30%, 30%। दोनों साल इनकम टैक्स का रेट सेम ही है। आगे चलिए, ये देखो बच्चे, ये साल है 2013-14, 13-14। इन्होंने कहा कि बोनस ऑफ 13-14 वाज पेड इन 14-15। अब बताइए क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉई के बोनस को आपने 2013-14 में ना पे करके 14-15 में पे किया। मतलब इस साल का बोनस आप इस साल पे कर रहे हो। बोनस ऑफ 14-15 वाज पेड ऑन टाइम। हाँ, ये गलती आपने 14-15 में नहीं किया। आपने 14-15 के जो बोनस थे 1,20,000, ये बिल्कुल आपने टाइमली पे किया। आपको बनाने हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर कंपनी अकाउंट, बिल्कुल। उसके बाद कंपनी अकाउंट मतलब कंपनी लॉ, इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से, और फिर डीटीए या फिर डीटीएल आपको रिकॉग्नाइज करना है। साथ ही साथ टैक्स एक्सपेंसेस भी आपको रिकॉग्नाइज करना है। ओके, तो ध्यान से देखते हैं हम। यदि हम बात करें कंपनी अकाउंट की, तो कंपनी अकाउंट्स में तो कुछ भी नहीं है। जो भी इनकम है आप लिखो, जो भी खर्चे हैं आप लिखो, चाहे आपने पेमेंट किए हैं पेमेंट नहीं किए, बिल्कुल आपको अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग करनी है। तो कंपनी अकाउंटिंग में बिल्कुल अक्रूवल बेसिस का ध्यान रखें और आइटम्स को रिकॉर्ड करें। तो
बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे कंपनी अकाउंट की बात करते हैं। सेल्स हमने कितना ले लिया, 20 लाख ले लिया। सीओजीएस 16 लाख ले लिया। बोनस एक्सपेंस, सर आपने बोनस एक्सपेंस तो पे नहीं किया था। मैंने कहा कंपनी अकाउंट की बात हो रही है, कंपनी अकाउंट में तुम दो ना दो, तुम्हें खर्चे तो बुक करने ही है, तो आपको 1 लाख खर्चे लिख लेने हैं। हमारा पीबीटी कितना आ गया, 3 लाख रुपए का हमारा पीबीटी आ गया। अगले साल 25 लाख रुपए का हमारा सेल है, सीओजीएस दे रखा है हमारा, अगले साल का अपना बोनस है, फिर हमारा क्या आ गया, पीबीटी। पीबीटी इस प्रकार से हमने सही सही निकाल लिया। अब बात करेंगे हम टैक्स एक्सपेंसेस की। तो टैक्स एक्सपेंसेस की बात हम करेंगे तो हम थोड़ा सा रुक जाएंगे, क्योंकि टैक्स एक्सपेंस निकालने के लिए हमें स्टेप 2 में जाना पड़ेगा, और स्टेप 2 में जाकर के हमें काम करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर द इनकम टैक्स लॉज। ओहो, यानी कि जब भी हम डीटीए या डीटीएल की बात करेंगे तो हमें 2 स्टेप्स करने पड़ेंगे। द फर्स्ट वन इज computation of profit as per the company's account या company's law, and the second one is computation of profit as per the income tax laws। इनकम टैक्स लॉज की बात करें तो यहाँ पे आप पीजीबीपी याद करो बच्चे, पीजीबीपी याद करो, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो आप पढ़ते थे इनकम टैक्स में, उसके कुछ रूल्स याद करो। आ जाओ, तो आप कैसे काम करते थे, तो सर जब भी हम पीजीबीपी पढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन पढ़ते हैं, तो वहां पे आपको जो टैक्सेबल प्रॉफिट निकालने होते हैं उसके 2 केसेस होते हैं। द फर्स्ट वन इज कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दे रखी है, एंड द सेकेंड वन इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दे रखी है। तो यहाँ पे जो हम सवाल कर रहे हैं वहां पे अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखी है और हमने प्रॉफिट ऑलरेडी निकाल रखा है, तो हम जो भी प्रॉफिट निकाल रखे हैं उस प्रॉफिट को यहाँ पे हम लिख देंगे। प्रॉफिट हमने निकाल रखा है कंपनीज एक्ट के हिसाब से, हमने ये प्रॉफिट लिख लिया 3 लाख रुपया। फिर से आइए दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये प्रॉफिट है हमारा, कितने का प्रॉफिट है, 3 लाख रुपए का हमारा प्रॉफिट। बिल्कुल इसी प्रॉफिट को, टैक्स छोड़ दो अभी, ये जो टैक्स की कैलकुलेशन में बात कर रहा, इस टैक्स की बात अभी हम बिल्कुल नहीं करेंगे, टैक्स की बात कर ही नहीं रही मैं। ओके, तो आप फिर से ध्यान दें, हमारे पास प्रॉफिट कितना है, 3 लाख प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को लाओ, उठा के लाओ कहां पे, पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3 लाख रुपया एज पर द कंपनीज एक्ट, ये आपने लिख लिया। ओके, अब फिर से याद करो पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में आप 2 बातें करते थे, कुछ चीजें ऐड करते थे और कुछ चीजें आप क्या करते थे, लेस करते थे। याद आ रहा होगा बच्चे, यदि आपको याद आ रहा है तो अच्छी बात है। कुछ चीजें हम ऐड करते थे, कुछ चीजें हम लेस करते हैं। क्या ऐड करते हैं हम, इनकम टैक्स बोलता है कि जो एक्सपेंसेस इनकम टैक्स में अलाउ नहीं है वह आपके एक्सपेंस नहीं है। आपने यदि उन एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस कर रखा है तो हम इसे क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे। यानी वह एक्सपेंस जो इनकम टैक्स में एक्सपेंस नहीं माने जाते हैं, उन एक्सपेंसेस को हम पीबीटी में ऐड कर देंगे। आपको मैं याद दिला दूं, सेक्शन 43B, सेक्शन 43B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ये बोलता है कि कुछ ऐसे खर्चे हैं जैसे कि एम्प्लॉय का लीव इनकैशमेंट, एम्प्लॉय का कमीशन, एम्प्लॉय का बोनस, रेलवे का फ्लाइट, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक, उसके बाद फिर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। वहां कुछ ऐसे खर्चे हैं जिन खर्चों को आप रिटर्न फाइल करने तक यदि जमा नहीं करते हो या पे नहीं करते हो तो उन खर्चों को हम अलाउ नहीं करेंगे। यानी कि इनकम टैक्स में भी सेक्शन 43 भी ये बोलता है कि कुछ खर्चे ऐसे हैं जो कैश बेसिस पे अलाउ होते हैं, जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे तब तक आपको अलाउ नहीं करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो बोनस टू एम्प्लॉय है, क्योंकि 2013-14 के जो एम्प्लॉय के बोनस हैं हमने पे नहीं किए हैं, क्योंकि हमने पे नहीं किए हैं तो इनकम टैक्स का सेक्शन 43 भी बोलता है कि जब तक इन खर्चों को आप पे नहीं करोगे तब तक इसे हम अलाउ नहीं करेंगे। यानी कि 1 लाख रुपया हमारा इसे अलाउ हो जाएगा। ओहो, यानी कि क्योंकि हमने पे नहीं किया तो हमारा 1 लाख रुपया इनकम टैक्स में खर्चा नहीं माना जाएगा। बोनस के नाम से जाके पढ़ लेना सेक्शन 43B। तो 1 लाख ऐड कर देंगे। फिर क्या करेंगे, हम लेस करेंगे। लेस करने के लिए हमने अभी आपको कुछ ज्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं दे रखी है सिंप्लिसिटी के लिए, तो कुछ लेस करने वाली बात यहाँ पे नहीं थी। यानी 3 लाख रुपए की इनकम को 1 लाख से बढ़ा दिया गया,
तो इनकम एज पर द इनकम टैक्स एक्ट कितना आ गया, 4 लाख आ गया। 4 लाख के ऊपर टैक्स रेट कितना परसेंट है, 30%, यानी कि टैक्स आपका आ गया 1,20,000। 2013-14 का जो टैक्स आ गया वो कितना आ गया, 1,20,000 आ गया। अब आइए 2014-15, यदि आपको समझ में आ रही है बात तो समझिए, नहीं समझ में आ रही है तो थोड़ा सा रुक जाइए और बातों को समझिए कि जौन से एक्सपेंसेस इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होते हैं उन एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट में ऐड बैक करते हैं, जो अलाउ होते हैं उसे हम माइनस करते हैं। तो 14-15 में फिर से हमारे पास जो प्रॉफिट निकाल रखा है हमने, ये देखो प्रॉफिट कंपनी एक्ट के हिसाब से प्रॉफिट कितना है, 5,80,000, उसको यहाँ पे लाओ 5,80,000। सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है कि 14-15 ईयर में बोनस हमने टाइमली पे कर दिया, तो चूंकि 14-15 में हमने वो गलती नहीं की जो गलती हमने 13-14 में कर रखी थी, इसलिए 14-15 में कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 14-15 में जो मैंने पाप किए थे, जो गलत कर्म किए थे मैंने 13-14 में इंप्लॉय को बोनस नहीं दिया था, उन पाप को मैंने कब धोया, 14-15 में धोया मैंने। तो जब आप पाप धोओगे तभी आपको पुण्य मिलेगी। यानी ये जो 1 लाख रुपया था, ये 1 लाख रुपया आपने ऐड बैक कर दिया था 13-14 में, क्योंकि 13-14 में आपने पे नहीं किया, तो ये 14-15 में 13-14 वाला बोनस पे कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको अलाउ हो जाएगा। ये अच्छी बात है। तो 5,80,000 में से आप 1 लाख माइनस कर दो, तो आपके पास टैक्सेबल इनकम कितना आ गया, 4,80,000। 4,80,000 के ऊपर टैक्स लगा दो, कितना आ गया, 1,44,000। ओके, चलिए यहां तक आ गई बात समझ में। तो हमने क्या किया, हमने अभी इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्सेबल इनकम निकाला, टैक्सेबल इनकम के ऊपर हमने टैक्सेशन की बात की। आगे चलिए अब हम बात करेंगे डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज की बात करेंगे। हम बात करेंगे डेफर्ड टैक्स एसेट्स एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज की बात करेंगे। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज किस प्रकार से हम डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। ये फॉर्मेट बच्चे याद रखें, डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के लिए पर्टिकुलर्स दोनों ईयर लिख लें। सबसे पहले आप लिखेंगे ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ टाइमिंग डिफरेंस। अभी आपको मैंने समझाया कि टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है। जैसे बोनस टू एम्प्लॉई है, बोनस टू एम्प्लॉई को हम इस साल कंपनी अकाउंट में तो माइनस कर रहे हैं, बट इनकम टैक्स वाला हमको माइनस नहीं करने दे रहा है, तो ये क्या हो गया, टाइमिंग डिफरेंस। इनकम टैक्स वाला बोल रहा है क्या बोनस तुमने पे किया, यदि पे नहीं किया तो जिस ईयर में तुम पे करोगे उस साल माइनस कर देंगे। तो देखो कंपनी एक्ट में माइनस हो गया, इनकम टैक्स में फ्यूचर में माइनस होगा, तो रिकॉग्निशन तो दोनों जगह है, बट एक जगह इमीडिएटली रिकॉर्ड हो गया, एक जगह रिकॉर्ड होने में देरी है। तो ऐसे डिफरेंसेस को हम क्या बोलते हैं, टाइमिंग डिफरेंस। तो कितना है टाइमिंग डिफरेंसेस का ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस की बात तो तब होती ना जब आपको मैं पिछले साल का भी इंफॉर्मेशन देता। हमारा सवाल ही कहां से शुरू हुआ है, 13-14 से। तो जब 13-14 से ही सवाल शुरू कर रहे हैं तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ टाइमिंग डिफरेंसेस क्या आएगा, 0। ऐड करेंगे हम कौन सा टाइमिंग डिफरेंसेस इस साल अराइज हुआ है। तो इस साल जो टाइमिंग डिफरेंसेस अराइज हुआ है वो कितना अराइज हुआ, बताओ, 1 लाख रुपए का टाइमिंग डिफरेंसेस अराइज हुआ। कैसे सर 1 लाख का कैसे, तो बिल्कुल टाइमिंग डिफरेंसेस आप देखो कि आपके कंपनी अकाउंट के जो प्रॉफिट है, इनकम टैक्स अकाउंट के जो प्रॉफिट है, दोनों में डिफरेंसेस है। किसके चलते डिफरेंसेस है, आइए देखते हैं, पता करिए। आप देखो कंपनी एक्ट में आपका जो प्रॉफिट आया है, ये प्रॉफिट कितना है आपका है, बताओ, ये 3 लाख रुपए का प्रॉफिट आया। नीचे जब हम इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स में टैक्सेबल इनकम कितना है, बताओ, 4 लाख आया। तो कितने का टाइमिंग डिफरेंस है, 1 लाख रुपए का सर टाइमिंग डिफरेंस। ओहो, यानी कि ये 1 लाख का टाइमिंग डिफरेंस इस साल अराइज हुआ। अभी जो मैंने अकाउंट्स बनाए हैं वहां 1 लाख रुपए का टाइमिंग डिफरेंस अराइज हुआ। फिर क्या करेंगे हम, फिर हम करेंगे लेस टाइमिंग डिफरेंसेस रिवर्स ड्यूरिंग द ईयर।
कोई पुराना टाइमिंग डिफरेंस था जो पहले अलाउ नहीं हुआ था, इस साल अलाउ हुआ। 13-14 में ऐसा हुआ है क्या कि 13-14 से पहले का कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा हो और 13-14 में हमने उसको अलाउ किया, पहले अलाउ नहीं किया था, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन 13-14 में दे रखा है? द आंसर इज नो, यानी कि टाइमिंग डिफरेंस रिवर्स इस दौरान नहीं हुआ। तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ टाइमिंग डिफरेंस ऐड कर देंगे टाइमिंग डिफरेंसेस क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर और लेस कर देंगे टाइमिंग डिफरेंसेस रिवर्स ड्यूरिंग द ईयर। तो फाइनली जो अपना आंसर आया दैट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ टाइमिंग डिफरेंस 1 लाख। इस 1 लाख के ऊपर टैक्स कितना परसेंट है? 30%, यानी कि 1 लाख के खर्चे के ऊपर यदि आप टाइमिंग डिफरेंस देखो तो 30,000 रुपए का आपका डीटीए बन गया, डेफर्ड टैक्स एसेट। जब भी कोई एक्सपेंस है उसके ऊपर टाइमिंग डिफरेंसेस आ रहा है तो डीटीए बनेगा, और कोई इनकम होगा उसके ऊपर यदि टाइमिंग डिफरेंसेस आएंगे तो वहां पे डीटीएल बनेगा। तो यहाँ क्लियर है, 1 लाख रुपया के ऊपर 30% यानी कि 30,000 रुपए का डीटीए बन गया। किस ईयर में? 13-14। अभी बातें पूरी नहीं हुई है तो प्लीज सुनते रहिए। 14-15 की बात करें। 14-15 में आइए, ओपनिंग बैलेंस ऑफ टाइमिंग डिफरेंस कितना आ गया? 1 लाख आ गया। कहां से आ गया? तो जो नालायक बच्चे हैं, पिछले साल के जो क्लोजिंग बैलेंस थे वो इस साल के क्या बन जाएंगे? ओपनिंग बैलेंस। ओहो, आई बात समझ में? यस, पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस इस साल का बन गया ओपनिंग बैलेंस 1 लाख रुपए का। क्या इस साल हमने वह गलती की जो पिछले साल कर रखी थी? पिछले साल हमने क्या किया कि बोनस को टाइमली पे नहीं किया, बट 14-15 में हमने बिल्कुल टाइमली बोनस पे किया इस साल का। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यानी कि यहाँ पे कोई टाइमिंग डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ। और 14-15 में मैंने ये कहा कि पिछले कर्मों के फल, यानी पिछले साल तुमने जो बोनस पे नहीं किया था उससे इस साल पे किया, इससे क्या हुआ? तुम्हें बेनिफिट मिल गया। तो जो 1 लाख रुपया मैंने एडबैक कर दिया था क्योंकि तुमने बोनस पे नहीं किया था तो ये क्रिएट हो गया। इस साल तुमने क्या किया? पेमेंट कर दी 1 लाख रुपया पुराना वाला, तो ये आपका 1 लाख का बेनिफिट मिल गया। इसे बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंसेस रिवर्स। तो फाइनली 1 लाख में 1 लाख माइनस कर दीजिए, कितना आ गया? क्लोजिंग बैलेंस नील। टैक्स रेट कितना? 30%। तो आपका डीटीए या डीटीएल कितना आ गया? नील आ गया। ओके, आइए एक बार फिर से यहाँ पे देखिए, डीटीए यहाँ पे कितना बना था आपका? 14-15 में नील बना, और 13-14 में एक्सपेंसेस जो डिसअलाउ हुए हैं उस पर डीटीए बने हैं कितने के? 30,000 रुपए। 2 मिनट सुनिए मेरी बातों को ध्यान से कि कैसे पढ़ना आप। ये 30,000 रुपया लाया गया है वर्किंग नोट 3 से, कितना लाया गया बताओ? 30,000 लाया गया। तो मुझे बताओ करंट टैक्स, जो करंट टैक्स आपने निकाला था वो कितना निकाला था? 120 निकाला था। ये आपके कहां से आ गए? ये आपका आया था वर्किंग नोट 2 से, ये आया था वर्किंग नोट 2 से आया था। ये वर्किंग नोट 2 से हमने इसको ले आया, कितना आया था? 1,20,000 रुपया आ गया था वर्किंग नोट 2 से। क्या था अपना? ये अपना था इनकम टैक्स। 4 लाख रुपया के ऊपर हमने इनकम टैक्स निकाल लिया, और जो डीटीए है यानी 1,20,000 में आने वाले टाइम में मुझे बेनिफिट मिलेंगे 30,000 के। तो 1,20 में 30 माइनस कर दो, तो फाइनली ये कितना आएगा? 1,20 में आप 30 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? 90 ही तो आएगा। तो आप 3 लाख का 30% निकालो, कितना हुआ? 90 ही हुआ। तो जो ऑब्जेक्टिव कहा था मैंने, क्या ऑब्जेक्टिव कहा था कि AS22 का काम है कि टैक्स जो आप रिकॉग्नाइज करते हो उसे बिल्कुल एक्रूअल बेसिस पे। तो 3 लाख के ऊपर यदि आप 30% लगाओगे तो 90 ही तो होगा। तो उस 90 को हम कैसे पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं कि हम अभी हमने 1,20,000 रुपए का टैक्स दिया है जिसमें डीटीए कितना है अपना? 30,000 रुपया। तो हमने एक तरीके से अकाउंट्स में 90 का ही खर्चा लिखा जो बिल्कुल 3 लाख का 30%। अगले साल आ जाओ, अगले साल देखो यहाँ पे फिर से हमने टैक्स निकाला। अगले साल हमने देखो यहाँ पे टैक्सेबल इनकम कितना अपना 480 है। 480 के ऊपर करंट टैक्स कितना आ रहा होता है? 1,44,000 आ रहा है। तो देखो टैक्स जो आ रहा है अपना ये कितना आ रहा होता है? 1,44,000 आ रहा है। और यहाँ पे जो पिछले साल हमें क्या मिला था? बेनिफिट मिला था। ये देखो यहाँ
इस साल तो कोई हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे ये कुछ भी नहीं आएगा। सिंपल 5,80,000 पे 5,80,000 पे आप निकाल दो कितना परसेंट, 30%। यानी कि जो पिछले साल आपने लिखा था उसका आपको रिवर्सल मिल जाएगा। तो ये दोनों माइनस होगा, ये हमारा दोनों माइनस होगा। इसको मैं ऐसे लिख दूं, आप ये समझो 1,44,000 का टैक्स गया हमारा, बिल्कुल इनकम टैक्स के हिसाब से। और जो 30,000 रुपए का हमने बेनिफिट लिया था पिछले साल डीटीए, तो मेरा डीटीए भी क्या हो गया, यहाँ पे मेरा डीटीए भी डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे डीटीए मेरा यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, जो डीटीए मैंने पिछले साल लिए थे वो रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे मैं कैसे लिखूं, तो यहाँ मैं लिख दूं कि टैक्स जो मैंने पे किया था 120 का मैंने टैक्स पे किया था, जहाँ पे मेरा डीटीए जो बना था 30,000 रुपए का मेरा डीटीए बना था, तो डीटीए प्लस होगा। इस प्रकार से आप बातों को समझेंगे। इस साल हमें 1,20,000 का टैक्स देना है, जिसमें डीटीए कितने का बन रहा है, 30,000 का। और चूंकि यहाँ पे इस साल डीटीए रिवर्स हो गया, तो मेरा एसेट्स रिवर्स हो गया, मतलब एसेट्स मेरा खो गया। एसेट्स खोने से मेरा लॉस ही होगा, तो इसे एक्सपेंस बुक करेंगे। ये भी है, दोनों को आप ऐड करोगे 144 प्लस 30 करोगे तो आप देखो कितना आएगा, 174 आएगा। और यदि आप 5,80,000 का निकालोगे 30%, तो वह भी 174 ही आएगा। तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो। यदि कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स करो। नेक्स्ट क्लास में लॉजिकली मैं समझाऊंगा कि बिल्कुल आसानी से आप डीटीए और डीटीएल क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में।